संजय कुमार गुंसारिया, सरस्वती विद्या मंदिर, रामपुरा। तो कल अपन रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ रहे थे परिवर्तन यानी बदलाव होना। दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं दैनिक जीवन में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में, किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब भौतिक गुण क्या, जैसे अवस्था बदलना, रंग, गंध, आकार, आकृति, इनमें बदलाव होता है। जैसे अपन बर्फ़ का जल में बदलना और फिर जल का गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तन। फिर ऐसे ही रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का निर्माण होना। ये एक प्रकार के स्थायी परिवर्तन होते हैं। एक बार परिवर्तन होने के बाद इसको उसी रूप में वापस बदला नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण हमने कल पढ़ा कि कोयले या कार्बन को जलाया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन वापस कोयले में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार से नया पदार्थ बन गया। इसी प्रकार दूध से दही का जमना, लोहे में जंग लगना, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब आज अपन देखते हैं इसमें रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के कुछ नियम होते हैं, उसको शब्दों में नहीं लिखकर हम अणुसूत्र और प्रतीक के रूप में लिखते हैं, तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अपन शब्दों के रूप में नहीं लिखकर पदार्थों को अणुसूत्रों और उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम जब पदार्थों को दर्शाएंगे तो वो अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में लिखेंगे, तो वो कहलाएगी रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनकी अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक रासायनिक समीकरण हो गई जिसको हमने अब इसको प्रतीक में लिखना है, शब्दों में नहीं लिखकर। अपन कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई जिसको हम शब्दों में नहीं लिखकर उसके अणुसूत्रों और प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इस रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ चरण होते हैं। अब उसमें चरण ये है, जैसे कि अभिक्रिया को जब अपन लिखते हैं तो समीकरण में सबसे पहले हम क्रियाकारक जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्रियाकारक कहलाते हैं, उनको सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान भी उस तरफ दर्शाया जाता है जिधर अभिक्रिया संपन्न हो रही है, और उस अभिक्रिया से जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसको, उत्पाद को अपन अभिक्रिया के तीर के निशान के बाद लिखेंगे। या किसी भी समीकरण में अपन जब लिखते हैं तो सबसे पहले क्रियाकारक, फिर जिधर अभिक्रिया संपन्न हो रही है वहाँ तीर का निशान और उत्पाद। अब इसमें भी एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर एक से ज़्यादा क्रियाकारक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे A + B, 2 क्रियाकारक है तो 2, और नए पदार्थ जो बनते हैं अगर वो भी एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो C + D, उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो
तो एक नियम तो ये हो गया। इसके अलावा दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद दोनों के अणुओं को बराबर लिखा जाता है। अब उसको बराबर करने के लिए उसमें अपन उनको घटा बढ़ाकर लिखते हैं, जिसको अभिक्रिया का संतुलन कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा अपन उसको संतुलित करके ही लिखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, यानी द्रव्यमान का न तो क्षय होता है और न ही हम उसका निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ हम उसके अणुओं को घटा बढ़ाकर सिर्फ संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चरण और आता है कि अभिक्रिया जैसे संपन्न हो गई तो उसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। अब ये कार्बन वाला अपन उदाहरण लें, कार्बन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत कैसे लिखेंगे कि इनमें क्रियाकारक या उत्पाद की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको अपन दर्शाएं। जैसे ठोस के लिए तो अपने को S लिखना है, द्रव के लिए L लिखेंगे और गैस के लिए अपन उसमें G के रूप में दर्शाएंगे। और अगर जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के लिए अपन उसमें AQ ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये अगला नियम हो गया। इसके अलावा अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है तो तीर का निशान दोनों तरफ दर्शाएंगे। और अभिक्रिया में अगर किसी प्रकार का ताप दाब दिया जा रहा है तो वो तीर के निशान के ऊपर ताप जितना दिया जा रहा है और दाब जितना दिया गया है वो लिखेंगे। और साथ ही अगर किसी उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है तो उत्प्रेरक को भी अपन तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे। जैसे निकेल उत्प्रेरक है, या इसकी अभिक्रिया का उदाहरण दे एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होने पर एथेन बनता है, तो इसमें निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक नियम और है कि अगर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा की मात्रा प्लस के रूप में लिखेंगे, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी तो उसमें ऊष्मा की मात्रा को माइनस के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं ये उसके चरणों को हमने पढ़ा है। अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती, कितने प्रकार है, ये इसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।